देहरादून में खास कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रपति निकेतन में बच्चों को सड़क सुरक्षा के आसान और जरूरी नियमों की जानकारी दी गई। 130 स्कूली छात्रों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक लिया भाग। प्रशासन की सीधी पहुंच दूरदराज के इलाकों तक। बहुउद्देश्य शिविर आयोजित। ग्रामीणों की समस्या सुनी गई। ऋषिकेश में पुलिस ने चलाया बड़ा अभियान। एसएसपी के निर्देश पर लक्ष्मण झूला थाना पुलिस सतर्क। 90 बाबाओं का थाना में सत्यापन किया गया। खटीमा में व्यापार संघ चुनाव का माहौल गरमाया। 4 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी और समर्थक रहे मौजूद। देहरादून में राज्य कर्मचारियों ने डीएसबी परिसर में धरना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को सीधी पदोन्नति की सुविधा देने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ शिवश्री। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून से मिली जानकारी के अनुसार गैरसैंण में मार्च में होली के बाद राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि विधानसभा का बजट सत्र होली के बाद शुरू हो सकता है। इस सत्र में सरकार 2026-27 के लिए अपने राज्य बजट को पेश करेगी। हालांकि राज्य बजट को अंतिम रूप देने से पहले केंद्रीय बजट पेश होना जरूरी है, जिसके बाद ही सरकार अपने वित्तीय फैसलों और नीतियों को राज्य स्तर पर लागू कर सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि होली के बाद बजट सत्र शुरू हो सकता है। वहीं वर्तमान में वित्त विभाग विभिन्न विभागों से प्राप्त बजट मांग प्रस्तावों का प्रशिक्षण कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विभागों की जरूरतें और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाए। वहीं विधानसभा सचिवालय में भी बजट सत्र की तैयारियां शुरू कर दी गई है, लेकिन सत्र की आधिकारिक तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। बता दें, सरकारी सूत्रों के अनुसार बजट सत्र की तारीख मार्च के बाद ही तय की जाएगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि होली के बाद अब मार्च में बजट सत्र शुरू हो सकता है। वित्त विभागों की बजट की मांग को लेकर कई फैसले करेगी। इससे पहले केंद्रीय बजट पेश होना बहुत जरूरी है। ये बजट सत्र गैरसैंण में होने वाला है। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अवसर पर परिवहन विभाग देहरादून द्वारा राष्ट्रपति निकेतन देहरादून में एक विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को सड़क पर सुरक्षित रहने के आसान और जरूरी नियमों की जानकारी देना है। बता दें, कार्यक्रम में लगभग 130 स्कूली छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया। सभी बच्चों ने पूरे ध्यान और उत्साह के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बच्चों को बताया गया कि सड़क पर चलते समय नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है, वाहन चलाते समय सावधानी कैसे रखें और अपनी व दूसरों की सुरक्षा कैसे करें। यह कार्यक्रम बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी और सीख देने वाला रहा, जिससे वे सुरक्षित जीवन की सही समझ पा सके।
ये खबर देहरादून की है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा माह 2026 के अवसर पर परिवहन विभाग देहरादून द्वारा राष्ट्रपति निकेतन में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लगभग 130 स्कूली छात्र छात्राओं ने और साथ ही शिक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान सभी बच्चों को सड़क पर सुरक्षित रहने के आसान और जरूरी नियमों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि सड़क पर चलते समय नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है, इस पर भी बात कही गई। वाहन चलाते समय सावधानी कैसे रखें और अपनी व दूसरों की सुरक्षा कैसे करें, ये सभी चीजें कार्यक्रम में बच्चों को बताया गया। साथ ही ये सीख दी गई कि सड़क सुरक्षा को लेकर कितना ध्यान रखना जरूरी है। तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं, ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति निकेतन देहरादून में एक विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम जानकारी दी गई। लगभग 130 छात्र छात्राओं को और साथ ही शिक्षकों को इस बारे में जानकारी दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से सड़क सुरक्षा को लेकर जानकारी दी जा रही है। नुक्कड़ नाटक के द्वारा ये जानकारी दी गई, जिससे सभी बच्चों को आसानी से ये सड़क सुरक्षा को लेकर जानकारी प्राप्त हो। साथ ही आप सड़क में किस तरह चलें, कैसे सुरक्षित रहें व अपने व दूसरों की सुरक्षा कैसे करें, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी गई। अगली खबर देहरादून से आ रही है। बता दें, सरकार आपके द्वार अभियान के तहत प्रशासन की सीधी पहुंच एक बार फिर दूर दराज के इलाकों तक देखने को मिली। बता दें, विकास खंड कलासी की न्याय पंचायत कोटी में एक बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अपर सचिव हिमांशु खुराना और मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने खुद ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। इस शिविर के माध्यम से कुल 849 लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। मौके पर ही 5 आयुष्मान कार्ड और 4 दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। बता दें, इसके साथ ही 460 से ज्यादा लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें दवाइयां भी दी गई। इधर शिविर में ग्रामीणों ने सड़क और बिजली से जुड़ी समस्याएं भी अधिकारियों के सामने रखी। खबर देहरादून से है, जहां सरकार आपके द्वार के तहत एक बार फिर दूर दराज के इलाकों में कई कार्यक्रम देखने को मिले। बता दें, विकास खंड कलासी की न्याय पंचायत कोटी में एक बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अपर सचिव और मुख्य विकास अधिकारी खुद ग्रामीणों की समस्याएं सुने। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। कुल 849 लोगों को सरकारी योजनाओं का इस दौरान लाभ मिला। वहीं मौके पर ही 5 आयुष्मान कार्ड और 4 दिव्यांग प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। आपको बता दें, 460 से ज्यादा लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की गई और दवाइयां भी दी गई। बता दें कि शिविर में ग्रामीणों ने सड़क और बिजली से जुड़ी समस्याएं भी अधिकारियों के सामने रखी और साथ ही अधिकारियों ने इसे जल्द से जल्द निपटारा करने का संदेश दिया। मेरा नाम राजी है जी।
और एक लच्छी मिली और ये बेल्ट वाला आपके धन्यवाद। नाम राजेंद्र सिंह नेगी, ग्राम कोटी। मैं इस शिविर में आया था और मेरे को यहाँ कृषि विभाग द्वारा फ्रूट कटर मिला है और इसके लिए मैं कृषि विभाग का और उत्तराखंड सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद और आभार। अगली खबर आ रही है ऋषिकेश से, जहां पुलिस ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक बार फिर सख्त कार्रवाई देखने को मिली। बताते सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार सतर्क नजर आ रही है। लक्ष्मण झूला क्षेत्र के पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब बड़ा अभियान चलाया है। जनपद पौड़ी के एसएसपी सर्वेश पवार के निर्देश पर लक्ष्मण झूला थाना पुलिस एक्शन में दिखाई दी। पुलिस ने क्षेत्र में रह रहे लगभग 90 बाबाओं को थाना बुलाकर उनका सत्यापन किया। वहीं पुलिस का कहना है कि हाल ही के दिनों में लक्ष्मण झूला क्षेत्र में बाहर से आकर रहने वाले बाबाओं की संख्या बढ़ी है। इसी को देखते हुए पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि क्षेत्र में कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति छिपा ना हो। वहीं एसएसआई प्रकाश के अनुसार सभी बाबाओं की जानकारी उनके मूल थाना क्षेत्र को भेजी जाएगी ताकि यह पता चल सके कि किसी का कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है। वहीं लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक भुवन चंद्र पुजारी ने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों और यहां काम करने वाले कर्मचारियों का समय समय पर सत्यापन किया जाता है। यह कार्रवाई भी उस क्रम में की गई है। पुलिस ने साफ किया है कि अगर सत्यापन के दौरान किसी बाबा के खिलाफ कोई आपराधिक मामला सामने आता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। व्यापार संघ चुनाव को लेकर खटीमा में माहौल गर्माता नजर आ रहा है, जहां आगामी 4 फरवरी को होने वाले व्यापार संघ चुनाव के तहत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रवीश भटनागर ने आज अपने चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी और समर्थक मौजूद रहे। रवीश भटनागर ने अपने संबोधन में कहा कि खटीमा के व्यापारियों ने हर कठिन और आपात समय में शहर और प्रशासन का साथ दिया है और अब उस विश्वास और सहयोग की अपेक्षा व्यापारियों से रखते हैं। उन्होंने कहा कि यदि जनता और व्यापारी वर्ग का आशीर्वाद उन्हें मिला और वह चुनाव में विजयी होते हैं तो वह व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाते हुए उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान खटीमा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रमेश जोशी भी रवीश भटनागर के समर्थन में मंच पर नजर आए। रमेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि जो व्यक्ति व्यापारियों के हितों के लिए ईमानदारी से लड़ता है वह हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। वहीं रवीश भटनागर लंबे समय से व्यापारियों के हित में काम करते आए हैं और इसी वजह से वह खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। इस अवसर पर व्यापारियों में खासा उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोगों ने रवीश भटनागर के समर्थन में एकजुटता दिखाई। फरवरी को खटीमा प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव है, जो समस्त व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ने वाला चुनाव है। और पिछले कई वर्षों से जितनी भी यहाँ लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उसमें यहाँ के व्यापारियों का अमूल्य योगदान रहा है। इस खटीमा को सजाने संवारने का यहाँ के व्यापारियों ने किया है, चाहे वो उत्तराखंड राज्य की लड़ाई हो या अन्य आंदोलन रहे हो। खटीमा का इतिहास आंदोलन का इतिहास रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान रहा है तो यहाँ के व्यापारियों का रहा है। और इसी के लिए आज इनकी लड़ाई लड़ने का वक्त आया है, जो हमेशा सबके साथ लड़ाई लड़ते हैं, उत्तराखंड के साथ लड़ाई लड़ी। ये व्यापारी एकता का चुनाव है, व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ने वालों का चुनाव है। तो इसमें जो व्यापारी हित की लड़ाई लड़ेगा, जरूरी है कि व्यापारी उसी के साथ खड़े होंगे। तो आज ये देखने को भी मिला कि जो व्यापारी समाज है, व्यापारी हितों की लड़ाई लड़ने वाले रवीश भटनागर के साथ है। और हम सब लोगों ने भी निर्णय लिया है कि व्यापारी हितों को ध्यान में रखते हुए रवीश भटनागर जी को हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ाएंगे और खटीमा का व्यापार मंडल की मजबूती में।
राज्य कर्मचारियों की समस्या और मांगों को लेकर हाल ही में प्रदर्शन देखने को मिला है और खबर आ रही है अब देहरादून से, जहां आपको बता दें कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रीतिय कर्मचारियों ने डीएसबी परिसर के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और ये सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, धरना देने वाले कर्मचारियों ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है जिन कर्मचारियों को संपूर्ण सेवा काल में 3 पदोन्नति प्राप्त नहीं हो पाई है, उन्हें 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा के बाद एसीपी के तहत वेतनमान दिया जाए। साथ ही वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। वही कर्मचारियों ने यह भी कहा कि जिन कर्मचारियों की कुल सेवा 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन्हें पदोन्नति में सीधी सुविधा दी जाए और इसके लिए निर्धारित अवधि से प्रमोशन की शर्त को हटाया जाए। उन्होंने इस शासन स्तर पर मांगों के निस्तारण में हील हवाली किए जाने पर कड़ा रोष प्रकट किया और चेतावनी दी कि अगर प्रदेश सरकार उनकी जायज मांगों पर कोई अहम निर्णय नहीं लेती है तो 21 फरवरी 2026 को राजधानी देहरादून में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वाधान में हमारा प्रथम चरण का जो आंदोलन है उसकी शुरुआत है। क्योंकि उत्तराखंड सरकार द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न हमेशा किया जा रहा है, इस बार तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है क्योंकि हमारे विश्वविद्यालयों का बहुत ज्यादा निजीकरण की ओर ये लोग अपनी ओर अग्रसर कर रहे हैं। इसी के संबंध में हमारा आज धरना प्रदर्शन। प्रमुख मांगे हैं, ये सेवा काल में 3 पदोन्नति है, जो 10 हमारी पहले थी वो हम 10, 16 और 26 उसको हमें दिया जाए। उसके बाद आंदोलन करेंगे गुरुजी, हमारा तो आंदोलन का रुक करते अगली खबर की ओर। खटीमा में अभी तुषार हत्याकांड की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि खबर आ रही है कि खटीमा के इस्लाम नगर से जहां सरेहा चाकूबाजी की एक और सनसनीखेज वारदात शहर को दहला दिया है। बता दें, मिली जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 9 के इस्लाम नगर में मामूली विवाद के चलते 22 वर्षीय युवक को पर जानलेवा हमला हुआ है। यह घटना उस वक्त हुई जब फरदीन अपनी ही दुकान के सामने खड़ा था। विवाद बेहद मामूली था, लेकिन देखते ही देखते गुस्सा इतना बढ़ गया कि एक नाबालिग युवक ने फरदीन के पेट में चाकू घोंप दी। घायल हालत में फरदीन को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC खटीमा ले जाया गया है। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर BP सिंह ने बताया कि चाकू का घाव बहुत गहरा था और युवक की जान फिलहाल सुरक्षित है, उसका इलाज जारी है। 22 वर्षीय युवक को नागरिक चिकित्सालय खटीमा में लाया गया है, जिसके द्वारा बताया गया है कि उसको किसी ने चाकू से किसी ने उसके ऊपर वार किया है। अभी फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य है और उसका इलाज नागरिक चिकित्सालय खटीमा में किया जा रहा है। मेरी किराने की शॉप है नूरी मस्जिद वाली गली में। उसके घर से उसकी मासी आई थी बच्चों को चीज़ दिलाने के लिए, तो बार बार चीज़ चेंज कर रही थी। मैंने बोला नहीं करूँगा करके, उनने मेरे फेंक के मारी, मैंने उठा के बाहर फेंकी, उनके लग गई ऊपर। फिर वो गाली गलौज पे आ गई। मैंने बोला जाकर किसी जेंट्स को भेजो, तुमसे क्या मैं गाली गलौज करूं। बोली जेंट्स को बुलाते हैं। बाद में उनके घर के सारे जेंट्स आए, बोले अब मर्द आ गए, अब आओ बाहर। मेरे घर वाले दोस्त यार सब बात कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे, मोहल्ले के लोग भी समझा रहे थे। मैं बाहर निकल कर आया, वहाँ मुठभेड़ हो गई। राज्य में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने ठोस रणनीति के साथ कदम बढ़ाने का फैसला लिया है और यह खबर आ रही है देहरादून से। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत विभाग के हर साल दुर्घटनाओं में 10% कमी और 2030 तक कुल 50% तक घटने का लक्ष्य तय किया गया है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए परिवहन विभाग के साथ साथ पुलिस, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य शिक्षा, शहरी विकास विभाग और विभिन्न सड़क एजेंसियों की सक्रियता
भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। वहीं राज्य स्तर पर लीड एजेंसी सुप्रीम कोर्ट के सड़क सुरक्षा दिशा निर्देश के अनुपालन की निगरानी कर रही है, जबकि जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटियां कार्यरत हैं। बता दें, आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि दुर्घटना के वैज्ञानिक विश्लेषक और तकनीकी के बेहतर उपयोग के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। देखिए, सड़क सुरक्षा माह के 2026 में परिवहन विभाग ये पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है कि हम अपने राज्य में दुर्घटनाओं में कमी लाएं और हर वर्ष 10% कमी लाने का हमारा लक्ष्य भी है और 2030 तक 50% है ये लक्ष्य कि दुर्घटनाओं में हम कमी ला सकें। इसके लिए विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य स्तर पर तो लीड एजेंसी बनी हुई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के सड़क सुरक्षा से संबंधित जो दिशा निर्देश होते हैं उनका अनुपालन पूरे राज्य में। खबर आ रही है टिहरी से, जहां टिहरी एग्रो फेस्टिवल में बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें, 2 पैराग्लाइडर अनियंत्रित होकर टिहरी झील में गिर गए, लेकिन गनीमत रही कि एसडीआरएफ टीम पहले से ही तैनात थी और उन्होंने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बता दें, गनीमत रही कि एसडीआरएफ की टीम पहले से मैदान में तैनात थी। उन्होंने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और दोनों पायलटों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्राथमिक जांच में पता चला कि दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। इस घटना के बाद आयोजकों ने सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल को दोबारा समीक्षा करने का फैसला लिया है। वहीं ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटाद्वार विधायक ऋतु भूषण ने इस वर्ष अपना जन्मदिन सेवा, समर्पण और सामाजिक सरकारों के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत सादगी और गरिमा के साथ मनाया। दरअसल जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने उत्सव के बजाय जल कल्याण, मानव सेवा और गौ सेवा को माध्यम बनाया, जो समाज के लिए एक प्रेरणादायी संदेश है। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उदयमपुर स्थित जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्था द्वारा संचालित दीदी की पाठशाला के 1 वर्ष पूरे होने पर ऋतु भूषण ने वहां बच्चों से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों को ट्रैक सूट वितरित किए और उनके लिए बाल पुस्तकालय भी व्यवस्था की। आज आप जैसे देख रहे हैं, माँ कृति गौशाला पहुँचे हैं और सुषमा जखमोला जो इतना खूबसूरत यहाँ पर कार्य कर रही हैं। मुझे भी आज अपने जन्मदिन पर अवसर मिला कि मैं गायों के बीच में, जो हमारी माता है, गाय माता, उसके बीच में यहाँ पहुँची हूँ। बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ सुषमा यहाँ काम करती हैं, आज से नहीं बहुत सालों से करती आ रही हैं। 300 गाय करीबन इस बार देख रही। मैं उनको बहुत धन्यवाद कोटद्वार वासियों की तरफ से और अपनी तरफ से देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि वो इतने सारे हमारे जो मूक जानवर हैं उनकी चिंता करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। मैं तो सभी से निवेदन करूँगी, एक बार ज़रूर यहाँ पहुँचिए और देखिए कि किस तरह से कार्य हो रहा है और हम किस तरह से और आकृति फाउंडेशन को और सुषमा जखमोला को खबर आ रही है रानी पोखरी से, जहां एक नाबालिग के साथ अशांत युवक ने दुष्कर्म और अपहरण की वारदात को अंजाम दिया है। इस नाबालिग को आरोपी अपने बहकावे पे लेकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ले गया, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया है। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान रोशन के रूप में हुई है, जो मूल रूप से लखीमपुर का रहने वाला है और रानी पोखरी क्षेत्र में किराए के कमरे में रहकर नाबालिग को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपने साथ ले गया। नाबालिग के परिजन की शिकायत पर थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार और उनकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग की लोकेशन ट्रेस की और उसे आरोपी के चंगुल से छुड़ाकर रानी पोखरी वापस लाया।
चलिए खबर आ रही है ढालपुर से, जहां कोतवाली विकास नगर क्षेत्र के एक सनसनीखेज और ढील दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। बता दें, घटना से दवा लेने निकली एक किशोरी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में शक्ति नहर किनारे झाड़ियों में मिला। इस घटना में पूरे इलाके पर हड़कंप मचा दिया, वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जानकारी के मुताबिक किशोरी अपने चचेरे भाई के साथ घर से दवा लेने निकली थी, लेकिन देर रात तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। काफी खोजबीन के बाद उसका शव डालीपुर के झाड़ियों में लहूलुहान हालत में मिला। पोस्टमार्टम से साफ हुआ कि हत्या अत्यंत बेरहमी से की गई है। शव पर धारदार हथियार के साथ कई निशान हैं, जिससे पता चलता है कि उसे तड़पा कर मारा गया है। देखिए, कल एक बालिका की जो है डेड बॉडी की सूचना जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से 12:15 बजे प्राप्त हुई थी, जिस तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो यहाँ जो बुक्सा जो यहाँ पर रहते हैं, जो गांव है इनका, उससे करीब जो 300-400 मीटर दूरी एक बॉडी मिली थी, वहाँ एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। समस्त घटनाक्रम में जानकारी की गई तो लड़की की पहचान मनीषा नाम से हुई, और जो अपने एक रिश्तेदारी रखते हैं जो गांव के, उनके साथ जो है करीब जो 29-30 साल का सुरेंद्र, उसके साथ वो गई हुई थी। वापसी में जो मोटरसाइकिल थी वो भी एक दोस्त से मांगी गई थी, तो उस संबंध में मोटरसाइकिल भी यहाँ बरामद हुई। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि घटनाक्रम जो है वो गांव से 400-500 मीटर दूरी पर हुआ है। किन परिस्थितियों में, चूंकि लड़का भी अभी ट्रेस आउट नहीं है, ना उसके घर पे कोई सूचना है, तो क्या इसके पीछे के इस इंसिडेंट के पीछे क्या कहानी रही होगी या क्यों ऐसा वारदात की गई होगी, इस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही साथ परिजनों से भी इस संबंध में खबर आ रही है ऋषिकेश से, जहां फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा करने के मामले में वर्ष 2021 से फरार चल रही महिला आरोपी को पुलिस ने रुड़की से गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस ने आरोपी महिला को न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। मामले की अग्रिम जांच और कार्रवाई अभी जारी है। फिलहाल ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम ममता शर्मा, पत्नी देवेंद्र कुमार शर्मा, और वो निवासी दौलतपुर मेरठ की है। वहीं वर्ष 2021 में गुड़गांव निवासी निकुंज गोयल ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी माता रीना रानी की गैर मौजूदगी में किसी महिला ने खुद को रीता रानी बताकर उनकी जमीन का बैनामा और दस्तावेज के जरिए जमीन हड़प ली थी। चलिए खबर आ रही है मसूरी से, जहां नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर पर्यावरण मित्रों के अधिकारों के हनन और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। मीरा सकलानी ने बताया कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पर पूर्व कार्यकाल में बड़ा खेल किया गया, जबकि वर्तमान बोर्ड पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। वहीं 25 लाख रुपए से अधिक के टेंडर को नियमों के विपरीत ऑफलाइन कराया गया है और अपने चहेते को लाभ पहुंचाया गया है। अभी जो सबसे बड़ा जो इशू था आया था पर्यावरण मित्रों का, 2-3 दिन की हड़ताल पे पर्यावरण मित्र गए थे। कुछ गलतफहमियां क्रिएट की गई थी कुछ लोगों के माध्यम से, तो उसी आधार पे हम लोगों ने फिर अभी परसों जो एक पर्यावरण मित्रों की एक सामूहिक बैठक जो रखी है, उसमें हमारे जितने भी पर्यावरण मित्र हैं जो कीन के अधीन जो काम करते थे, उनकी एक सामूहिक बैठक रखी गई थी। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि पहले ये जो स्वच्छता का जो शहर के अंदर काम था वो कीन संस्था कर रही थी, लेकिन अभी 1 जनवरी से लॉर्ड शिवा नाम की एक कंपनी आई है, जिन्होंने ऑनलाइन टेंडर भरा था। ऑनलाइन टेंडर भरने के बाद उन्होंने वो फाइट किया और वो उनके पौड़ी जिले के घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन विवाद का मामला आखिरकार सुलझ गया है। बता दें कि बीते कई दिनों से मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, जिससे कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे थे। मामला की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी, जिलाध्यक्ष अर्जुन नेगी और अजय चंदोला ने
कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन में कदम बढ़ाया और कॉलेज प्रशासन से सीधी वार्ता की पहल की। वहीं बता दें, आज आशुतोष नेगी और कॉलेज के कुलसचिव संदीप कुमार तथा प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार बांगा के बीच हुई वार्ता के बाद कर्मचारियों की सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है और धरना समाप्त कर दिया गया है। देखिए, ये जो घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें जो है 80 से ज़्यादा जो है यहाँ पे कर्मचारी जो है, संविदा कहो, ठेका कहो, आउटसोर्सिंग कहो, आप उस व्यवस्था में यहाँ पे रखे गए, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी हैं और सफाई कर्मी भी हैं। तो हर साल क्या होता है कि यहाँ पे टेंडर निकलता है और दूसरा आउटसोर्सिंग का ठेकेदार यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे स्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि इन कर्मचारियों को ये डर सता रहा था कि इनको बहुत सारे इनमें से नौकरी से हटा दिया जाएगा और जो पैसा जो मानदेय इन्हें दिया जा रहा है वो शायद पहले से भी कम दिया जाएगा। हमारी मांगे ये है, जो हमारी जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर था हमारा, वो 12,294 रुपये हमें दे रहा था। 14 सैलरी थी, रजिस्टर्ड सारी छुट्टियाँ थी, हमें वही चाहिए। जो ठेकेदार आया है उससे बढ़ोतरी की तनख्वाह की मांग है हमारी। तो अभी जो धरना प्रदर्शन है आपका क्या है? हमारा अभी जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। लगभग कितने कर्मचारी थे इसमें, जो सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी हैं जी 28 लोग। अच्छा, तो उनको क्या सहमति नहीं बन पाई? अभी सहमति अंदर से नहीं बनी हम लोग। जो नए ठेकेदार सर जी आए, उन्होंने पहले बोला कि 8 पास हो या 5 पास हो सबको रखेंगे, हटाएंगे नहीं। फिर उन्होंने जब बोला कि पुलिस वाला भी मंगाया और फिर मेडिकल भी मंगाया, किसी को तो बिना मेडिकल के अंदर कर दिया, आधार कार्ड में अंदर कर दिया। हमको हाई स्कूल पास का मांग रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं। हम 21 तारीख से यहाँ पे धरने में बैठे हैं, हमारे कोई संविधान नहीं हो पा रहा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।